मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि आप लोग का जो सुपर टेट की शेड्यूल बनाए गए हैं, जो क्लासेस चल रही है प्रैक्टिस सेट का, उसको थोड़ा देख लीजिए, जिससे आप लोग समय समय से आप लोग उपस्थित होकर ये प्रैक्टिस सेट करते रहें। जिसमें सुबह में आपका ये 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोग हमारे साथ कर ही रहे हैं 10 बजे से, लेकिन उसके बाद 11:30 पर सुबह ही गणित का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहा होगा। साथ साथ शाम की बात करें तो 7 बजे शाम को हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे होंगे और 8 बजे संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल ही रहा है। ये सभी आपके शेड्यूल हैं, तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित होकर समय समय से प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलिए, ये थी आपकी सूचना और ये समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और प्रैक्टिस सेट का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका यहाँ पे गद्यांश से लिया गया है। ये गद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ना है। उसके बाद ये पहला पेज है, दूसरा पेज भी नीचे आपको दिया गया है, तो इसको आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो रोक लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। जो पढ़ लिए हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पेज ये है, इसको भी देखिए और अच्छे से आराम से पढ़िएगा। चलिए, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। क्लियर? चलिए, साथ साथ क्वेश्चन भी आ गया कि कटोरा शब्द किसका प्रतीक है। यहाँ पे कटोरा जो शब्द है ये किसका प्रतीक है, ये बताना है। तो ये याचना का भावना, याचना की भावना निहित है इसमें कटोरा शब्द में, तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि याचना के पात्र यानी बर्तन जो, या भावना कह सकते हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, इसमें गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो सभी को मालूम यहाँ पे दान पत्र है। क्या है? दान पात्र। दान पत्र नहीं होता, दान पात्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, ये काव्यांश है, कविता है। इस कविता को आराम से पढ़िए। यहाँ से, मैं चला तुम्हें भी चलना है, असीधारों पर सर काट हथेली पर लेकर बढ़ आओ, तो इस युग को नूतन स्वर तुमको ही देना है, अपनी क्षमता को आज जरा आजमाओ। तो यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे भी यहाँ है, दे रहा चुनौती समय अभी नवयुवकों को, मैं किसी तरह मंजिल तक पहले पहुँचूँगा, इस महाशांति के लिए हवन वेदी पर मैं हंसते हंसते प्राणों की बलि दे जाऊँगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसका जो है, यानी तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन इसका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। असीधारों पर चलने का आशय क्या है, तो यहाँ पे जीवन की राह पर चलने से संबंधित है, ये बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश जो है इसमें समय किसको चुनौती दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे नवयुवकों को जो है समय चुनौती दे रहा है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, काल्पनिक का विलोम शब्द बताइए। जैसे काल्पनिक मतलब कल्पना करना, तो यहीं पे इसका विलोम शब्द नैसर्गिक हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का मतलब कृत्रिम होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नैसर्गिक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसका, तो यहाँ पे सी बिल्कुल, ये निरपराध जो शब्द लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सभी माफ़ कीजिएगा, बाकी सभी क्या हैं, अशुद्ध हैं, ठीक। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पे शब्द था, देखिए यहाँ पे क्या था, शब्द था, यहाँ पे वाक्य है। जैसे एक ही शब्द जो लिखे होते हैं उसको शब्द कहते हैं, और यहाँ पे जो अनेक शब्दों के समूह जो होते हैं उसको वाक्य कहा जाता है। तो इस वाक्य में शुद्ध बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका बना है कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, पैराग्राफ्स कहते हैं, ऐसे आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी। ईश्वर चंद की आयुष्मती कन्या का विवाह आज है, बी बिल्कुल सही, यही शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि पंख का तत्सम शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा। पंख का, देखिए यहाँ जो खा होता है ये छा में बदल जाता है, तो ये पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्ष, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है।
मृगांक शब्द का पर्यायवाची डी बिल्कुल चंद्रमा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला पराभूत का उपसर्ग क्या है, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे पराभूत का उपसर्ग जो है ये परा है, भूत में परा जुड़ गया है इसलिए पराभूत हो गया। तो जो पहले शब्द मूल शब्द के जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। चलिए दोनों उम्मीद है समझ में आया होगा। साथ साथ अगला यहाँ पे अर्थ विवृत स्वर कौन से हैं उनको बताइए। यहाँ पे बी बिल्कुल ए आए आओ आ ये सभी क्या हैं, अर्ध विवृत स्वर हैं। और यहाँ पे इस शब्द को आगत स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगत स्वर। इस प्रकार के जो स्वर हैं ये आ वाला और ऊपर ऐसे लाइन खींची गई है इसको आगत स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मातृच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। मातृच्छा का संधि विच्छेद ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे मातृ प्लस इच्छा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कौन सा हुआ है, तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसमें राजू ने आज अपनी साइकिल मुझसे धुलवाई, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, ए बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि विष को धारण करने वाला विग्रह का समस्त पद बताइए, तो बी बिल्कुल। यहाँ पर भी बिल्कुल विषधारी हो जाएगा, या विषधर या विषधारी कुछ भी कह सकते हैं। तो विष को धारण करने वाला विषधर कहलाता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है गचीला और बहादुर, माफ कीजिए गचीला कह रहे हैं, गलीचा है। गलीचा और बहादुर किस भाषा के शब्द हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही तुर्की भाषा के शब्द हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इसमें कोई सोचने विचारने वाली कोई तुक जिसमें तुक या अन्य शब्द ना बने उसको हम लोग ऐसे ही थोड़ा तेज़ी के साथ कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा समय भी आपका बच जाएगा और जल्दी भी आप लोग प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए रहिए अगला प्रश्न अपना। यहाँ देखिए ये शब्द लिखा है अपना, इसमें सर्वनाम शब्द में बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें अपना से जो सर्वनाम बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो आपका ऑप्शन नंबर है सी, अपनत्व हो जाएगा। अपना से अपनत्व, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई आ गया तो क्या करोगे। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है, तो इस अंडरलाइन शब्द में जो कोई लिखा है ये किस प्रकार से सर्वनाम है, यानी कि किस प्रकार का सर्वनाम है। वैसे बात करें यह और वह को छोड़ दिया जाए तो सभी जितने भी सर्वनाम कोई या कुछ ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो डी बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है महत्व विशेषण की उत्तरावस्था क्या है। महत्व विशेषण की उत्तरावस्था क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे महत्व हो जाएगा, एक मिनट क्या हो जाएगा भाई, महत्व, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका बन रहा है कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है, यानी कि दोहे का जो उल्टा छंद होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सी, उसको सोरठा कहा जाता है। और दोहे का जो उल्टा होता है उसको सोरठा होता ही है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है संदेशनी, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार, यहाँ पे अतिशयोक्त तो मतलब क्या होता है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए उसको अतिशयोक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे संदेशनी मधुबन कूप करे, मतलब जो कोयल है कूप कर रही है बहुत तेजी के साथ एक संदेश दे रही, तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका यहाँ पे इंग्लिश का होता है और ये पैराग्राफ्स है। ये पैराग्राफ्स आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो इसको पढ़िएगा आप लोग। चलिए थोड़ा समय दे दिया जा रहा है इसके लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, तो इसको उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं तो देखिए वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका इस नंबर का स्क्रीन पर है आपके, तो इसका ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा, पहला ही आपका इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न जब 22 नंबर पे चलेंगे तो 22 नंबर में भी सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं तो 23 और 24 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ये आपका पोयम है, ह्यूमन नेचर का पोयम है, ठीक, एक मिनट, हाँ ये उम्मीद है दिख रहा होगा पूरा। यहाँ से स्टार्ट करना है, इट इज़ ह्यूमन नेचर यहाँ से, और उसके बाद यहाँ तक पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इस शब्द में पर्सोनिफिकेशन, पोयम में
पर्सोनिफिकेशन जो है वो किस शब्द में है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बताना है। तो पे लाइक एज जहाँ पर होता है, यहाँ पे लाइक ए कन्वाइस कर्निवर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। बी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न है, चलिए 24 नंबर को पढ़िए और ऑप्शन का बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न 25-26 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एज डायरेक्टेड आंसर देना है। पश्चिम वॉइस में है ये क्वेश्चन, यहाँ पे इसको पश्चिम वॉइस में मतलब चेंज करना है। 25 नंबर ये सेंटेंस लिखा गया है, इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये सेंटेंस पढ़िए, इसका पश्चिम वॉइस ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा आर्टिकल सही भरा जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी खाली स्थान में आपको भरना है दोनों स्थानों पर, और वो भी सही प्रीपोजिशन। तो इसमें सही प्रीपोजिशन जो होगा वो पहले में क्या भर दिया जाएगा, तो पहले में आप इन भर देंगे और दूसरे में ऑन भर देंगे, ऑन डेट, इन डेंजर ऑन डेट। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले में भी आपको खाली स्थान ही भरना है, तो यहाँ पर आपको आफ्टर भर दिया जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसमें डी सा, इसमें सी है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 29 नंबर का है और इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, एंटोनियम। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, देखिए ये स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है, वीक मतलब कमज़ोर होता है, कि दूसरे के अपोजिट ही तो हैं, तो एंटोनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है इडियम फ्रेज का है, ये शब्द लिखे गए हैं, इसको पढ़िए अच्छे से और बताइए कौन सा सही होगा इसका। तो इस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे रेबुक्ड हिम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जगदीश का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो जगत प्लस ई, देखिए यहाँ पे तीसरा शब्द जब आप लोग जोड़ेंगे तो ये तीसरा शब्द जो होगा वो पहले में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जगत प्लस ई तो ईस हो जाएगा, तो पहला ही हो जाएगा आपका सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, विद्यार्थी साथ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है इसमें समस्त पद क्या है ये, तो ये यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये क्या है, ये आपका यथाशक्ति शब्द है, ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पा प्लस तब्यत में शुद्ध रूप कौन सा है, तो ए ही बिल्कुल हो जाएगा सही, पातव्य में बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 34 नंबर की बात करें तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन उच्चय हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान पे जो भरा जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न है, अश्ववर्णः, उसके बाद स्पेस है, फिर कृष्णः कर्मपि कृष्णम। 35 नंबर की बात करें सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे अपि भरा दिया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए तेल स्पेस कथा लिखते, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। चलिए थोड़ा कमेंट करके आप लोग भी आंसर देते रहें, आप लोग का आप तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि कमेंट बॉक्स में थोड़ा भी आंसर कर दिया करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, किसका, 36 नंबर का, छात्रेण हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको खाली स्थान में ही फिल करना है, तो यहाँ पर तवम बालकम पश्यति, पश्यसि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न यानी 38 और 39 नंबर का प्रश्न जो है ये आपके आपठित गद्यांश से है, इसको पढ़िएंगे अच्छे से यहाँ से यहाँ तक। और साथ साथ देखिए क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन के भी आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौरह कम अपारहत, ए बिल्कुल अश्वम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न में भी बिल्कुल एक कृष्ण का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर में ये पद्यांश है, पद्यांश के साथ साथ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, इसको इस श्लोक को पढ़िएंगे। और काल्ह कस्य रसम पीबती, तो 40 का ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अक्रियमाणस्य, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, जो पोर्शन या प्रश्न स्टार्ट होता है ये आपका विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें भी हम लोग 10 प्रश्नों को फटाफट कवर करेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है ये बताना है। चलिए बताइए मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो यहाँ पे 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम
जो है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। और इसमें तंत्रिकाओं की बात करें, कोशिका तंत्राएँ जो होती हैं तंत्रिकाएँ, इसमें लगभग 2 बिलियन कोशिका तंत्राएँ मतलब तंत्रिका कोशिकाएँ जो हैं पाई जाती हैं, जो इससे बनी होती हैं। ठीक, और इसके जो हड्डियाँ होती हैं उसको कपाल हड्डियाँ इसको सुरक्षित करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल हो जाएगा सही, जो इसके भार के विषय में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका मानव निर्मित रेशे का उदाहरण कौन सा है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया रेशा कौन सा है इसका, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे रेयान हो जाएगा। और ये एक बकरी के द्वारा बनाया गया जो है रेशा है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि अनुदैर्ध्य तरंग में 2 क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब माफ कीजिए कि दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी बिल्कुल तरंगदैर्ध्य उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी एवं रतौंधी रोग होता है। वैसे यहाँ पे 2 विटामिनों के होने वाले विटामिनों से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। पहला स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और दूसरा रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अच्छा, नीचे ऑप्शन में भी 2-2 दिया गया है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। जब 2 क्वेश्चन पूछा गया 2 ऑप्शन भी देना चाहिए था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला ही सी और ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विटामिन सी के कारण होता है और ये विटामिन ए के कारण होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है ठोस के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आंतराणविक बल होता है ये बड़ा होता है किससे, तापीय ऊर्जा से, तो ये बिल्कुल शर्त सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो इसका तो आप लोग बिल्कुल निकालना जानते ही हैं, तो इसको निकाल लीजिएगा कि बता दिया जाए। चलिए हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, आप लोग बता देंगे। यहाँ पे एफ का मान जो दिया गया है वो आपका 50 सेंटीमीटर दिया गया है। वहीं पे बात करते हैं इसके फोकस दूरी की, तो इसकी फोकस दूरी को सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेंगे, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्षमता निकालना है, यानी डायोप्टर की क्षमता P बराबर 1/F होता ही है, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 1/50 गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान जो आ जाएगा वो 2 डायोप्टर आएगा। क्या आएगा, 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ये पहला ऑप्शन सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट है कि पर्यावरण का भौतिक कारक क्या है, पर्यावरण का भौतिक कारक ये सभी हो जाएंगे, ताप, दाब, जल, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है कि अम्ल के कारण हम मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करते हैं, तो कौन सा अम्ल है, मतलब दर्द जो होता है मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो किस कारण होता है, ये पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है एक समान वित्तीय गति बनाए रखने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे 0 शक्ति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है मानव हृदय का पेसमेकर क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही ऑप्शन, सीरा आनंद नोड, यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे एक गणित का स्टार्ट होता है, गणित के 20 प्रश्न इसमें हैं, इसके प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे। बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ, और अगला पोर्शन जो है आपका वो आपका पोर्शन ये है आपका सामान्य ज्ञान से और पर्यावरण से संबंधित है। इसमें प्रश्नों को कवर करेंगे। ग्रामीण परिवेश और सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर के भी प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क पवन है उसका नाम क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न। ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवनों के विषय में पूछा गया है, सीधा सीधा ऐसा पूछना चाहिए था, बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिक्रफील्ड उसको कहा जाता है, क्या, बिक्रफील्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और अगला प्रश्न है आपका राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में बहने वाली एकमात्र नदी का क्या नाम है, तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो लूनी नदी है, और ये इसी के अंदर में समाहित हो जाती है। ठीक, ये कहीं किसी जैसे या महासागर में या किसी बंगाल की खाड़ी में कहीं गिरती नहीं है, ये अपने आप में ही उसी में जो है समाप्त हो जाती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है नाना साहब का वास्तविक नाम बताइए,
क्वेश्चन अच्छा है। नाना साहब का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे धोंधू पंत इनका नाम था। क्या? धोंधू पंत। नाना साहब का क्या नाम था? धोंधू पंत। ठीक। तात्या टोपे का भी नाम आप लोग अभी इसके पहले प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग किए होंगे तो वहाँ पे तात्या टोपे का था, यहाँ पे इनका नाना साहब का पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका, थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्षता कब और कौन बनी? मतलब अध्यक्ष, यहाँ भी अध्यक्षा लिखा है, अध्यक्ष कब और कौन बनी है? तो यहाँ पे सन भी पूछा गया है और कौन बनी है ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। 1907 ईस्वी में यूनिवर्सिटी जो है बनी है 1907 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किस सरकार के द्वारा किया गया? तो यहाँ पर ये 1979 में मोरारजी देसाई के समय में ऐसा किया गया। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए, जिसमें पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल के प्रमुख अंग कौन हैं? तो यहाँ पर डी ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो राज्यपाल हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये सभी इसमें सही हो जाएंगे। विधानमंडल में ये तीनों शामिल होते हैं राज्य विधानमंडल में। जिस प्रकार से सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, वैसे राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होता है। इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न। घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केरल, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक सड़कों की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे घनत्व की बात किया गया है, इसलिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग गलत बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन सबसे अधिक सड़कों की बात करेंगे तो वहाँ पे महाराष्ट्र होगा। ठीक। आप लोग बिल्कुल महाराष्ट्र मार रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व की बात करें तो ऑप्शन पहला 382, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पे जो जनसंख्या है वो 382 है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो सी बिल्कुल ये दिल्ली में स्थित है महरौली लौह स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हिमखंडों के जो खिसकने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे हिमस्खलन कहलाती है। हिमस्खलन भी ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला बहुलांक क्या है? बहुलांक मतलब सबसे अधिक आवृत्ति वाला जो प्राप्तांक होता है उसी को बहुलांक या बहुलक कहते हैं। अगर आप लोग गणित का प्रैक्टिस सेट गणित अगर लगाते होंगे तो वहाँ पे आप लोग को बहुलक मिलता है, तो वहाँ से ये इसको लिया गया है। जो सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति यानी आया हो उसी का जो है क्या कहेंगे? बहुलांक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवलोकन पद्धति सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये? तो ये जो है आपका सी बिल्कुल, ये देख कर सीखना पर ही अवलोकन पद्धति सिद्धांत आधारित है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बच्चों का जो धारणारंभ संस्कार होता है किस उम्र में प्रारंभ हो जाता है? क्वेश्चन अच्छा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। कौन सा? सी बिल्कुल 10 वर्ष की आयु में ये स्टार्ट होता रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ 1 मिनट 10 नहीं होगा भाई, 5 हो जाएगा। कौन सा? 5 वर्ष की उम्र में ये होता है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, गल्टन के द्वारा, यानी गाल्टन, यहाँ पे गल्टन लिखा है, गाल्टन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैकाले शिक्षा योजना की बात करें तो इनका उद्देश्य क्या रहा? तो इनका उद्देश्य सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ए और बी बिल्कुल सही। वो शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करना, ये दोनों इन्हीं का ही उद्देश्य था। ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो इनका मूल मंत्र सी बिल्कुल सही ऑप्शन, खोज करना। क्रियात्मक शोध का क्या मतलब है? खोज करना। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? चलिए, यदि वीडियो थोड़ा तेज़ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करेंगे कि वीडियो तेज़ पढ़ाया जा रहा है, उसको थोड़ा हिसाब से आप लोग के लिए कवर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जब लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग स्किप करके चले जाते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कितनी शॉर्टकट में, यानी कितने जल्द से जल्द आप लोग का 150 प्रश्नों को कवर कर लिया जाए। तो स्वर किसे कहते हैं ये बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर जो है वर्णों के किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता से बिना बोले जाते हैं, जो नहीं मतलब
ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे की सहायता के बिना ही बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर क्या कहते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो इससे बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है अधिगम संबंधित शोध पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य में किया जाता है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या है? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए हो, इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला 6 मई 1988 को होती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है बुद्धि लब्धि। अच्छा, यहाँ से मनोविज्ञान का स्टार्ट होता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक कैसे होते हैं? तो ये सामान्य बालक कहलाते हैं। ठीक, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सामान्य बालक जो हैं 110 से 120 के मध्य में होते हैं। 120 से अधिक, यहाँ पे देखिए अधिक की बात किया गया है, तो ये प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और वहीं पे 90 से 110 की बात करता है या 120 तक भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गए? ये सामान्य बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, और इससे कम जो भी होंगे वो अपना पिछड़ी बालक या मंद बुद्धि के अंतर्गत आने वाले बालक होंगे। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो इसमें जो तत्व शामिल हैं डी बिल्कुल ये सभी, चाहे वो लिंग भेद की बात हो, शारीरिक संरचना की बात हो या मानसिक योग्यता की, तो यहाँ पे सभी विभिन्नताएं व्यक्तिगत होती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बात करते हैं, इसके आप पोस्ट ऑफिस की प्रारंभ की, तो यहाँ पर इसका प्रारंभ 1774 से हो जाता है और यह कोलकाता के जीपीओ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाज के नियमों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? जो समाज के नियमों को ग्रहण करना है तो ये ऑप्शन अधिग्रहण कहलाएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है कौन सा विकल्प सीखने के प्रकार से संबंधित है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे डी हो जाएगा। अधिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, अर्थपूर्व सीखना, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए आप लोग हमारे साथ केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने आए हैं, ना कि यहाँ पे डिटेल में पढ़ने आए हैं। इसलिए कोशिश ये हमारी रहती है कि आपको जितना हो सके थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया जाए, साथ साथ हम केवल ऑप्शन को ही बताते चलेंगे। आप लोग मिलान करते चलिएगा कि ये कितने लगभग आगे सही हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना अलग चीज़ है और डिटेल में पढ़ाना या कराना कुछ भी ये अलग चीज़ होता है। क्या? तो यहाँ पे आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट करने आते हैं तो प्रैक्टिस सेट की तरह प्रैक्टिस सेट करिए। इसमें कोई डिटेल अगर नहीं बताया जाता तो आप लोग को नाराज़गी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप लोग भी कमेंट के बॉक्स में जो भी आंसर आप लोग को आए वो बताते रहिए। और हमारे साथ कुछ जैसे अरविंद, रंजीत, ममता, ये सभी जो मिलकर बराबर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार है। अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करते रहिए जिससे अन्य साथी भी आपके जुड़कर प्रैक्टिस सेट का लाभ लेते रहें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जिसमें है मैजिन लैंटर्न किस प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इसका दृश्य सामग्री है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान जैसे विषयों की अध्ययन के बारे में यदि बात करते हैं तो ये किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो ए बिल्कुल यहाँ पे ग्राफ का बात किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है श्रव्य दृश्य। श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। इसमें जो सहायक सामग्रियाँ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी, चाहे वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, टेलीविज़न की या कंप्यूटर की बात हो, ये भी डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसमें सुनना और देखना दोनों होता है। अगला अस्पष्ट बोलना किस श्रेणी का दोष है? यानी कि जब अस्पष्ट नहीं बोल पाता है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है? तो वो वाणी दोष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है दिव्यांग बालक का क्या तात्पर्य है? दिव्यांग बालक का तात्पर्य है कि वो शारीरिक दृष्टि से दोषयुक्त हो, मानसिक भी दृष्टि से दोषयुक्त हो या संवेगात्मक दृष्टि से भी दोषयुक्त हो, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है गोपालक योजना क्या है? गोपालक योजना क्या है? तो ये योजना जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे डेयरी से संबंधित ये योजना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे देखिए गोपालक लिखा है, आप लोग समझ नहीं हो पा रहे होंगे, इसका मतलब है गाय का पालना, यानी गाय का पालना ही योजना है गोपालक। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुखबिर योजना किससे संबंधित है? तो यूपी में जो मुखबिर से संबंधित है, ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या रोकना ही मुखबिर योजना है, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2017 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ मेट्रो परिचालन भारत का कौन सा शहर बना है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन। 10वां शहर भारत का उत्तर प्रदेश अपना बन गया है, जो लखनऊ में मेट्रो परिचालन का हुआ है। लेकिन इसके पहले 10 शहर और माफ कीजिए 9 शहर अन्य चल रहे थे वहाँ पे मेट्रो। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मोनाको ग्रांड पीक 2018 फार्मूला 1 खिताब किसने जीता है? तो इसके विजेता 2018 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी बिल्कुल डेनियल रिकियार्डो बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये आप लोग जो प्रैक्टिस सेट हमारे साथ लगा रहे हैं, थोड़ा 1 साल पुराना है, इसलिए ये पुराने यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इसलिए डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आप लोग अपडेट बिल्कुल रहिए, नया करंट अफेयर पढ़ते रहिए। गीता कपूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये अभिनव से संबंधित थी, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है अग्नि 5, यहाँ पे अग्नि भी लिखा है, अग्नि 5 है ये, की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और ये भारत की स्वनिर्मित जो है मिसाइल है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महेश कुमार जैन को किस लिए क्या नियुक्त किया गया है? महेश कुमार जैन को क्या नियुक्त किया गया है? तो ये बिल्कुल आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है वो महेश कुमार जैन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। देखिए डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो दूसरा होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले चंद्र अभियान के लिए रिले उपग्रह का परीक्षण किया? तो यहाँ पे 108 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल चाइना सही हो जाएगा, यानी चीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बी बिल्कुल इसका 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किस देश ने विश्व का पहला पानी का तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च कर दिया है? ये आपका अपना मित्र यार दोस्त रसिया है जिसने विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला है, भारत का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे पहला जो लोकायुक्त नियुक्त किया था उस राज्य का नाम कौन सा है? तो यहाँ पर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो सी बिल्कुल कैलाश गुफा मंदिर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सूरसागर नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? बात करते हैं सूरसागर की, तो सूरसागर जो है इसके लेखक सूरदास ही हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, ए लाइफ विथ वाइल्ड लाइफ, ए लाइफ विथ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम प्रिंसली टू द प्रेजेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? 114 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये संत ये जो है रणजीत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई है? 115 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी बिल्कुल संस्कृत मंत्रालय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग फिश के नाम से किससे जाना जाता है? यहाँ पे आपका पहला ही सही हो जाएगा, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंडोर का मतलब खुला हुआ यानी बाहरी, माफ़ कीजिए इंडोर कह रहे हैं, इंडोर मतलब अंदर में होता है, ठीक। इंडोर आउटडोर मतलब बाहर होता है। तो यहाँ पे 117 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजीव गांधी स्टेडियम जो दिल्ली में है ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, लेकिन सबसे बड़ा विश्व की बात करते हैं तो आउटडोर जिसका नाम है वो आपका, अब तो पहले उसका मोटेरा नाम था लेकिन इस समय उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले नक्सलियों को सजा देने तथा आर्थिक जुर्माना लगाने का विधेयक पारित किया है? तो 118 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए पंजाब के द्वारा ऐसा किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन।
और अगला प्रश्न है इसी के साथ साथ, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो सी बिल्कुल रामचंद्र गुहा इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है कि 18वीं संघाई सहयोग संगठन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए आप लोग बिल्कुल मत कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये 2018 का पूछा गया है। ये स्टैटिक जीके के रूप में भी आपका पूछा जा सकता है, लेकिन ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये पुराना प्रैक्टिस सेट, हम लोग 1 साल पुराना प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट में अभी नहीं आया नहीं था, इसलिए जो है ये इसका करंट अफेयर दिया गया है। इसलिए आप लोग करंट अफेयर को अपडेट करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। इसका ऑप्शन आप लोग को बताइए कौन सा होगा आप लोग। तो यहाँ पे ए चाइना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संघाई जो है संघ ये सब कहाँ है? चीन में ही, तो इसलिए ये बिल्कुल चीन सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय डाक दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर जीपीएफ का विस्तार रूप यानी पूरा नाम क्या है? जीपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे पहला जनरल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, आगरा में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि 11वां विश्व हिंदी दिवस 2018 कहाँ मनाया गया? 11वां विश्व हिंदी दिवस 2018 कहाँ मनाया गया? तो ये मॉरीशस में मनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका भी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, AR रहमान को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला कि जो हिटले अवार्ड है यह किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर ए ही बिल्कुल सही होगा, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है हिटले अवार्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम में कौन घराने प्रसिद्ध हैं? भारतनाट्यम के लिए और बात करते हैं भारतनाट्यम की, तो इसके लिए जो घराना प्रसिद्ध है वो आपका ये सभी हैं, चाहे वो तंजौर का हो, कांचीपुरम का हो या पंडन स्लूट का हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट कथकली, भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है और ये कथकली जो है ये केरल का है। और यहाँ पे इस नृत्य का आविष्कार कब हुआ ये पूछा गया है। तो 128 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? 17वीं शताब्दी में इसका आविष्कार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ये लोक नृत्य किस रूप में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ये भटका के रूप में मनाया जाता है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है कि नृत्य में यानी किस नृत्य में स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष ही करते हैं, यानी कि स्त्री का जो पात्र होता है वो भी पुरुष ही करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कथकली ही बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? कथकली, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न ये रीजनिंग का स्टार्ट होता है, रीजनिंग के ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। पहले का ए सही हो जाएगा और दूसरा यानी 132 का बात करें तो 132 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 की बात करते हैं तो 133 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 की बात करें तो 134 का भी ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट 35 की बात करते हैं तो 35 नंबर में इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। क्लियर? तो डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न आपका संस्कृत कह रहे हैं भाई, यहाँ पे कंप्यूटर का स्टार्ट होता है, कंप्यूटर के प्रश्न जिसमें कहा गया है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम तो सभी को मालूम है जी है, हमेशा प्रश्न में आता भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी लगाते होंगे, वहाँ पर भी हमेशा हमारे साथ भी अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी मिल रहा होगा। तो यहाँ पहला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौन सी नवीन तकनीकी है जो स्वाध्ययन को बढ़ावा देती है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, CAI। बात करते हैं CAI की, तो CAI का पूरा नाम कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है
यह एक नवीन तकनीकी है जो स्व अध्ययन को बढ़ावा देती है। यहाँ रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है इसका कि इंटरनेट का उपयोग कहाँ होता है? घर में, ऑफिस में, बैंक में, सभी में। तो क्या यह आप केवल घरों में ही होता है, ऑफिस में ही होता है, बैंक में ही होता है? सभी जगहों पर होता है। यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 138 का, वो डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है वांछित ईमेल मैसेज को क्या कहते हैं? तो इसको स्पैम कहा जाता है। मतलब जो कोई मतलब जिसका नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? स्पैम मैसेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो होते हैं सामान्यतः कंप्यूटर में ईमेल से जो है अटैचमेंट के द्वारा इसको हस्तांतरित करते हैं, जिससे कि ये और डिवाइसों में हानि पहुंचा सके। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसको वायरस जिसको कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पहला स्मार्टफोन किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। IBM के द्वारा पहला स्मार्टफोन बनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक समस्या एवं अशैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए किसका विकास होना आवश्यक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो पहला ही आपका सही हो जाएगा, जीवन कौशल। और ये जीवन कौशल एवं अभिवृत्ति का प्रश्न है। यहाँ पे 141 से स्टार भी होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है बौद्धिक कौशल पर आधारित सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट इसका। यहाँ पे बौद्धिक कौशल पर आधारित जो सेवा प्रदान करना है उसको क्या कहते हैं? चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा, वित्त कहते हैं उसको। क्या? वित्त कहते हैं। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने के लिए आवश्यक सत्य बताया है? तो मिल्टन के द्वारा बताया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है छात्र निरीक्षणकर्ता के रूप में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, शिक्षक की होती है। जब छात्र का निरीक्षण जो करेंगे वो कौन करेगा भाई? माता थोड़ी करेंगे, पिता थोड़ी करेंगे, दोस्त थोड़ी करेंगे, शिक्षक ही करेगा। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो राज्य राक्षसी राज्य हो जाएगा। ये क्या तात्पर्य है भाई? चलिए देखते हैं ये कथन किसका। अच्छा, ये कथन है, हम समझे कोई प्रश्न है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। इसमें पुरस्कार का आधार किस विद्वान के आधार के नियम पर आधारित है? तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, थानडाइक के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 47 का, वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन, हर्बर्ट महोदय को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे इसके। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जनजातीय नीतियाँ सामान्यतः किस पर आधारित होती है? अच्छा माफ कीजिए, जनजातीय का जनतांत्रिक नीतियाँ की बात किया गया है। जनतांत्रिक नीतियाँ किस पर आधारित होती हैं? यह है, तो ये जो आधारित होती हैं वो बाल केंद्रित होती हैं। ऑप्शन डी सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है सामूहिक पुरस्कार वितरण। ये जो सामूहिक पुरस्कार वितरण होता है ये क्यों किया जाता है? वैसे आर्थिक सहायता के लिए, मानसिक विकास के लिए, मनोविज्ञान के लिए। तो यहाँ पे ये मनोबल को बढ़ाने के लिए, मनोविज्ञान कह रहे हैं भाई, यहाँ पे मनोबल को ये बढ़ाता है। और सही ऑप्शन भी है इसका, सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्त करना किस प्रकार का कार्य माना जाता है? तो यहाँ पर ये उत्तेजना का कार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग 150 प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने कभी नहीं कहा, बस आप अंत में कह रहे हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।